हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बीओपी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएफएससीए का जो ग्रेड ए का एग्ज़ाम है, अभी आपको पता है 15 तारीख को एग्ज़ाम है। आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, और कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम है उसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट में देखेंगे बीओपी क्या होता है, और ये वीडियो देखने के बाद बीओपी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। बस आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले, जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 15 तारीख को है, तो 3 दिन पहले यानी कि 11-12 तारीख के आसपास आपको लेटेस्ट फिगर देखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ लेटेस्ट फिगर आया है क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कुछ लेटेस्ट फिगर आया कि, क्योंकि ये जो बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, और मैंने देखा है कभी कभी 2 दिन पहले वाला भी इन्फॉर्मेशन वो पूछते हैं। तो बस आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ देखनी है, अदरवाइज कंसेप्चुअल पार्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे मेन है बेसिक डेफिनेशन। अगर आप इंटरव्यू लेवल तक जाते हैं या कहीं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि बीओपी क्या है, तो सिंपल तरीके से आप इसको ये या ये दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। तो बीओपी क्या है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट। क्या है ये स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है। आपको कहना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। दैट शोज, क्या शो करता है? द ट्रांजैक्शन इन गुड्स, सर्विसेज एंड इनकम्स बिटवीन इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे है हमारी इंडियन इकोनॉमी, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ये तीन चीज़ों का, इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसका जो स्टेटमेंट होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए, इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंडिया छोड़ के वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है वो तीन टर्म्स में, गुड्स है, सर्विसेज है एंड इनकम है। इतना अगर बता दिया तो सामने वाले को समझ में आ गया कि आपको बीओपी का मतलब पता है। या आप इसको अलग तरीके से ये भी कह सकते हैं, चेंजेस ऑफ ओनरशिप एंड अदर चेंजेस इन दैट इकोनॉमीज मॉनिटरी गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आईएमएफ में होता है, एंड फाइनेंशियल क्लेम्स एंड ऑन एंड लाइबिलिटी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि कोई भी एसेट में अगर ओनरशिप का चेंज होता है बिटवीन आवर कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जो चेंजेस दिखाया जाता है उसको भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन आपको अगर कोई पूछेगा तो आपको सिंपल फॉर्म में ये नंबर 1 का डेफिनेशन बताना है। अब इसमें क्या क्या होता है? द ट्रांजेक्शन इन बीओपी आर कैटेगराइज्ड एज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशन। एरर्स एंड ओमिशन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अगर कुछ बैलेंस नहीं हो पाया टेक्निकल रीजन की वजह से तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है। तो हमें दो चीज़ें समझनी है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट शोइंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल, विजिबल यानी कि जो चीज़ें हमें दिखती है, जिसको हम मर्केंटाइज भी कह सकते हैं या ट्रेड भी कह सकते हैं। एंड इनविजिबल अल्सो कॉल्ड एज अ नॉन मर्केंटाइज, इनविजिबल यानी कि जो दिखता नहीं है। इनविजिबल्स टेक इनटू अकाउंट सर्विसेज, ट्रांसफ़र एंड इनकम, यानी कि जो दिखता नहीं है वो है नॉन मर्केंटाइज, और जो हमारे एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट्स है उसको हम मर्केंटाइज कहते हैं। ये दो एस्पेक्ट होते हैं करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट शोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम फॉर अ कंट्री, इट गिव्स अ समरी ऑफ द नेट फ्लो ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनटू इकोनॉमी। प्राइवेट यानी कि जो हम पब्लिक लोग हैं, गवर्नमेंट छोड़ के इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट। एंड गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ईसीबीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई कहेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हम कह सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दो बार ये देख लीजिए। तो ये थ्योरेटिकल आंसर लिखने के लिए या इंटरव्यू में बताने के लिए, या अगर कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में उसके लिए ये सफिशिएंट है। ये बीओपी जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये क्या शो करता है? इट शोज़ द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री। यानी कि आपको पता है, आप अगर ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट होगा तो आपके पास पैसा आएगा, यानी कि आपके पास सरप्लस होगा।
अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करते तो आपका पैसा जाएगा। तो आपका इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, वो बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यूज एज एन इंडिकेटर टू डिटरमाइन वेदर द कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज अप्रिसिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग। यहाँ पे देखो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हमारा डॉलर वर्सेस जो रुपी का रिलेशन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताओ, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है बाहर बेचेंगे। तो इन लोगों को क्या चाहिए, इंडियन करेंसी चाहिए। तो जब एक्सपोर्ट होता है तो इंडियन करेंसी का डिमांड बढ़ता है, जिसका डिमांड बढ़ता है वो करेंसी एप्रिशिएट होती है, ठीक है। और जब हम इंपोर्ट करेंगे, मान लीजिए अगर हम US से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास चाहिए डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी डिमांड बढ़ती है वो होगा एप्रिशिएट, हमारी करेंसी होगी डिप्रिशिएट। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव मतलब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती है। जैसे हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो BOP पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव BOP यानी कि हमारा करेंसी अप्रिशिएट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एंड इट प्रोवाइड्स important information to analyze and understand the economic dealings of a country with other countries। यानी कि हम बाहर के कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज या इंपोर्ट कर रहे हैं, ये पता चलता है BOP से। अब ये देखो, ये मैंने इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से कुछ स्टेटमेंट निकाले हैं। आपको पता होगा 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, ठीक है। द हाई combined deficit of the central and state government, elevated inflationary pressure, and the large and the unsustainable current account deficit led to the balance of payment crisis in the Indian economy in 1991। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि हमारे पास अगर कम पैसा रहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंपोर्ट करने के लिए, तो वो सिचुएशन क्या बताती है, हमारी कंट्री वीक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हुआ था 1991 के लिए। तब हमारे यहाँ पे जो लिबरलाइज हम जिसको LPG रिफॉर्म्स हुए थे वो उसी के वजह से किए थे, क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक ने हमें ये कहा था कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको ये सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो BOP कभी भी यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए और ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। परसेंटेज में जैसे GDP का देखेंगे तो 2% to 3% के आसपास ये एक आइडियल नंबर होता है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके बारे में क्या है ये मैं पढ़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं समझाऊंगा। ओवरऑल द एडवर्स ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन प्लेस इंडियाज BOP अंडर प्रेशर इन 2022। प्रेशर यानी कि निगेटिव में जा रहा है। वाइल द इम्पैक्ट ऑफ द शार्प राइज इन द ऑयल प्राइजेस, जब ऑयल प्राइजेस बढ़ेगी तो हमें इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा और BOP पे वो एडवर्स इम्पैक्ट करेगा। वॉज discernible in the widening of the CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, पॉलिसी टाइटनिंग बाय द US एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द US डॉलर लेड टू FPI आउटफ्लो, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कमा, यानी कि शेयर मार्केट में जो पैसा था वो इंडिया से बाहर चला गया क्योंकि US में अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने लगा। एज अ रिजल्ट एज द नेट फाइनेंशियल इनफ्लोज फेल शॉर्ट ऑफ द CAD, यानी कि वो कम हो गया। There was a depletion of foreign exchange reserves on a BOP basis to the tune of rupees 25.8 billion in first half of 23, in contrast to an accretion of US dollar 63.1 billion in first half of 2022, यानी कि उस टाइम वो बढ़ा था। But huge valuation loss, that is $48.9 billion, contributed to the net depletion of 74.6 बिलियन ऑफ रिजर्व्स इन नॉमिनल टर्म्स ड्यूरिंग द पीरियड। इसका मतलब सिंपली ये है, दो तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता है। एक तो आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट मतलब हमें पैसा देना पड़ेगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर जा रहा है। या दूसरा जब वैल्यूएशन होता है, यानी कि अगर US डॉलर अप्रिशिएट होता है तो हमारे पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि वो बास्केट ऑफ करेंसीज होता है। तो इसीलिए दो तरीके से, एक तो वैल्यूएशन की वजह से होता है और दूसरा आपका अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है उसके वजह से भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। ये कुछ नंबर्स हैं, ये RBI का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें से लिया हुआ है मैंने। तो ये क्या है, सरप्लस इन BOP बैलेंस, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अभी ये
जो चल रहा है यहाँ पे निगेटिव है, बीच में पॉजिटिव भी गया था, निगेटिव, ये चलते रहता है। एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इम्पोर्ट कवर। इम्पोर्ट कवर का मतलब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मंथ्स है, यानी कि आज के डेट में Q3 में ये पुराने नंबर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे में, एंड RBI का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ओल्ड नंबर है। नया RBI का एनुअल रिपोर्ट जब आएगा तब हम इसको रिवाइज करके फिर से देखेंगे। अभी जो हमारा $563 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर ये रिजर्व हमें कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए यूज़फुल होगा, तो उसका आंसर है यहाँ पर ये 10 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ महीने पहले का सिचुएशन देखेंगे, Q2 में देखेंगे तो 635 था, और यहाँ पर हम नियर अबाउट 15 महीने का कवर था। यानी कि आज के डेट में अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, अगर हमें सारा इंपोर्ट करना पड़ा तो 10 महीने लगेंगे, इतना ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल है। और जब BOP क्राइसिस हुआ था तो ये आई थिंक 1 या 2 वीक का बचा था। यानी कि अगर और हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट हो गया, करंट कंट्री के पास उतना पैसा नहीं है कि जो लोन चुकाए, या कंट्री के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है जिससे वो इंपोर्ट कर पाए, उसको हम BOP क्राइसिस कहते हैं, इसलिए फिर हमें लोन लेना पड़ता है। ठीक है, और ये है परसेंटेज ऑफ द GDP, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज अ परसेंटेज ऑफ एनुअल इम्पोर्ट्स। ठीक है, GDP वाला नहीं है, ये इम्पोर्ट वाला है। ये कितना परसेंट है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नियर अबाउट 75% के आसपास है। Q4 का दिया है 2019 का, और Q3 2022। 19 क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि 20 और 21 ये नॉर्मल ईयर्स नहीं थे। प्री पैंडेमिक का जो 19 वाला ईयर था वो नॉर्मल ईयर था, इसलिए हमने 19 से कंपेयर किया। ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये है यहाँ पे MCQ बन सकता है। ये है इंडियाज़ ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, $1,000,000 में है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, अगर पूछेंगे क्या क्या होते हैं तो ये सारा है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है, हमने 3 देखे थे। फिर आता है ओवरऑल बैलेंस, ई में आता है मॉनिटरी मूवमेंट्स, और नेट IMF। तो अगर आपने इतना भी बताया तो भी चलेगा, ये सारी एडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको मैं इसके अंदर क्या है, सब टॉपिक्स क्या है, सब पार्ट्स क्या है, वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए, करंट अकाउंट में क्या आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ट्रेड बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद इनविजिबल है। इनविजिबल यानी कि जो हमें दिखता नहीं है। इसमें क्या हो गया, नॉन फैक्टर सर्विसेज ऑफ विच सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इनकम एंड प्राइवेट ट्रांसफ़र, जो हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखा था। एंड फिर 5 नंबर पे आ गया करंट अकाउंट बैलेंस। ये हो गया करंट अकाउंट, ये उसका बैलेंस, उसके अंदर क्या क्या है ये बताया। अभी आते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसमें क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो प्लांट एंड मशीनरी लैंड में किया जाता है वो, और दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसको FI भी कहते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आ गया एक्सटर्नल असिस्टेंट, कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। बैंकिंग कैपिटल में उसमें है NRI डिपॉजिट, रुपी डेट सर्विसेज, अदर कैपिटल, टोटल कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गए उसके कंपोनेंट्स। तो पहले वाला जो स्लाइड था वो एक देखना है, और इसके कंपोनेंट्स क्या है ये भी आपको देखना है। ये थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। IFSC के एग्ज़ाम में फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में, RBI, नाबार्ड, SEBI। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ये चारों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली कम से कम 2 से 3 एग्ज़ाम में ये आने वाला है। इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and all the best for your studies and upcoming examinations.